वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू लेक्चर ऑफ 10th फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 10, 11, 12 जिनके न्यूमेरिकल्स एक जैसे थे वो करवा दिए। फिर उसके बाद हमने 13 के न्यूमेरिकल्स स्किप करके 14, 15 के न्यूमेरिकल्स किए हैं और 16 भी हमें करना था। ये तीनों भी सेम टॉपिक के ही न्यूमेरिकल हैं, मगर डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी चैप्टर नंबर 20 की, तो इसीलिए पहले मैं चैप्टर नंबर 20 के न्यूमेरिकल्स अपलोड कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 के, और फिर उसके बाद जो भी हमारे पास रिमेनिंग 2 चैप्टर और रह जाएंगे, एक चैप्टर और जो रह गया है चैप्टर नंबर 13, उसके न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दूँगा। ठीक है। खैर, चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स नाम है चैप्टर का। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन बात वही है कि न्यूमेरिकल्स को अगर आप थोड़ा सा आसान करके समझें तो आपको समझ में आएगी बात, वरना अदरवाइज़ जिस तरह से न्यूमेरिकल्स बुक में सॉल्व हुए हुए हैं और जिस तरह से अक्सर जगहों पर एक्सप्लेन किए जाते हैं, उस पैटर्न पर अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, इसलिए ये मुश्किल लगता है। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो कार्बन 14 के बारे में पता होनी चाहिए कि कार्बन 14 जो है वो बेसिकली क्या है। कार्बन 14 हमारे पास कार्बन का एक आइसोटोप है। जैसे कार्बन के हमारे पास एक आइसोटोप होता है कार्बन 12 जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ बात लेकिन हो रही है कार्बन 14 वाले आइसोटोप की, यानी कि ऐसा आइसोटोप जिसमें कार्बन के पास 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हैं। ठीक है। तो कार्बन 14 किसी भी प्लांट सेल में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। एक नॉर्मल लिविंग प्लांट सेल की अगर हम बात करें, कोई भी अगर लिविंग हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस लिविंग ऑब्जेक्ट में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही कार्बन 14 होगा। लेकिन जैसे ही वो लिविंग सेल डेड हो जाता है तो कार्बन 14 की एक्टिविटी शुरू हो जाती है और ये बढ़ना शुरू हो जाता है, अपनी एक्टिविटी उसके अंदर बढ़ा देता है डेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। और हम फिर जितने कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन 14 की एक्टिविटी जितनी ज़्यादा हो गई है उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कितना पुराना सैंपल है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट कितना पुराना है, इसको डेड हुए हुए कितना अरसा हो गया। कार्बन 14 की एक्टिविटी, क्योंकि वो कार्बन लिविंग सेल के डेड होने के बाद ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है कार्बन 14 की एक्टिविटी। खैर अब बात करते हैं कि कार्बन 14 की एक्टिविटी बेसिकली हमें क्या हेल्प कर रही है। ये कब हेल्प कर रही है, जब सेल डेड हो जा रहा है। ठीक है ना, जब कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट डेड हो रहा है तो लिविंग ऑब्जेक्ट डेड होना ज़रूरी है इसकी एक्टिविटी को जानने के लिए। खैर, अच्छा, दूसरी बात यह है कि कार्बन 14 जो है इसकी हाफ़ लाइफ कितनी होती है, 5730 ईयर्स। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये हाफ़ लाइफ है किसकी, कार्बन 14 की। ये हमें अभी तमाम न्यूमेरिकल्स में इसकी हेल्प जो है वो हमें चाहिए होगी, इसके ज़रिए हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और ये जो हाफ़ लाइफ जो है वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है तो हम उसकी हाफ़ लाइफ से ही उसकी टोटल लाइफ पता लगा सकते हैं, वरना डायरेक्टली टोटल लाइफ का पता लगाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। खैर, ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, ये वैल्यू आपको असल चाहिए। इसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें मेन हमारे पास अभी फ़िलहाल जो क्वांटिटी है ना वो x है, यानी कि कन्वर्जन, यानी कि हमारे पास जो डिसइंटीग्रेशन की कन्वर्जन है वो कितनी हो रही है, वो x की वैल्यू हमें चाहिए और बाकी कुछ भी नहीं न्यूमेरिकल्स में से। ठीक है। ये छोटी छोटी सी 2-3 बातें थीं जो मैंने आप लोगों को बता दी। उसके अलावा बाकी फार्मूले सिर्फ 2 ही यूज़ हो रहे हैं इस चैप्टर में। फार्मूले सिर्फ 2 ही हैं जो आप लोगों को याद करने हैं, उससे ज़्यादा कोई फार्मूले नहीं हैं। अगर मैं उन 2 फार्मूलों की बात करूं तो वो 2 फार्मूलों में से सबसे पहला फार्मूला हमारे पास कौन सा यूज़ हो रहा है, T = टोटल लाइफ। किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल लाइफ मैंने बताया ना किसके ज़रिए पता लगती है, हाफ़ लाइफ के ज़रिए। किसकी हाफ़ लाइफ की, कार्बन 14 की, क्योंकि कार्बन 14 के ज़रिए ही हम ऑब्जेक्ट की लाइफ निकाल रहे होते हैं कि वो कितनी देर तक डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। तो एक तो हमें चाहिए हाफ़ लाइफ ऑफ C14 और दूसरा नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स, नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स। ठीक है। पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, इसको मैं सिंबल्स की फॉर्म में लिख दूं तो इस तरह होगा, T = n × हाफ़ लाइफ को हम शो करेंगे, इसका भी क्योंकि ये भी टाइम ही है ना बेसिकली, तो इसको स्मॉल t से शो कर देते हैं क्योंकि यहाँ हमने कैपिटल T यूज़ कर लिया टोटल लाइफ के लिए, 1/2। तो पहला तो ये फार्मूला आप लोगों को याद करना है, बस एक ये फार्मूला याद करना है जो कि यहाँ मैंने सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया है। कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, अगर आप लोग गौर से देखें एक मरतबा में याद हो जाएगा। टोटल लाइफ कितनी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ़ लाइफ ऑफ C14, यानी कि T 1/2, यानी कि इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना होगा, सिंपल सी ये वैल्यू पुट कर देनी होगी, 5730। ठीक है। कितना आसान सा न्यूमेरिकल है, कितना आसान सा फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला जो आपको याद करना है
वो हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स निकालने के लिए, यानी कि हमें अगर तो हाफ लाइफ्स दी हुई हैं तो सिंपल हमने उसको C14 की हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास टोटल लाइफ आ जाएगी। ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल लाइफ निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो कितनी मरतबा डिसइंटीग्रेट होगा, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, और हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ कितनी है वो पता चल जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर टोटल लाइफ आ जाएगी। ठीक है। अब नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स हमें पता है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ जाएगा एक ही मरतबा में। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स नहीं पता तो उसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो कि थोड़ा डिफरेंट सा है। मतलब बाकी जगहों पर आपको ये फार्मूला इस तरह से नज़र नहीं आएगा, बाकी जगहों पर अलग तरीके से नज़र आएगा, लेकिन मैं आपको इस तरह से याद करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। log x ओवर log हाफ, ठीक है, यानी कि 0.5 जिसको हम कह सकते हैं 1/2। कैलकुलेटर में ऐसे टेस्ट पुट करना है। अब बताएं, ये दो फार्मूले आप याद कर सकते हैं तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों फार्मूले याद नहीं कर सकते, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, तो फिर आप ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को छोड़ दें, फिर आप ये न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते इस चैप्टर के। ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो बहुत ही सिंपल से दो फार्मूले हैं, log x ओवर log हाफ और दूसरा t इक्वल्स टू n इंटू टी हाफ। ठीक है। ये इनका मतलब भी पता होना चाहिए। इसका मतलब है टोटल लाइफ, इसका मतलब है हाफ लाइफ, जो कि फ़िक्स वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा दिया आपको। ये log x है, x का क्या मतलब होता है वो मैं भी आपको बता दूंगा न्यूमेरिकल में। जैसे मैंने अभी कहा था कि आपको सवाल में से सिर्फ x चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन में से सिर्फ आपको x चाहिए। x पता चला, आपने log x और नीचे तो नंबर लिखा हुआ है तो फिक्स वैल्यू है, आपने इस x की जगह वो पुट कर देना है, हाफ लाइफ आ जाएगी और हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ लाइफ से तो टोटल लाइफ आ गई। कुछ भी नहीं है, सवाल में से सिर्फ हमें x ढूंढना है और उसको यहाँ पुट करके इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये है हमारा टोटल जो है वो क्राइटेरिया। अब मैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि अगर ये दो फार्मूले आपको याद हो गए हैं और x निकालना आपको आ गया है तो ये फार्मूले आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा काम हम ये करेंगे कि मैं आप लोगों को पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 के बजाय न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, 4 करवा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 में मुझे एक कॉन्सेप्ट बस आप लोगों को बताना है, तो इसलिए वो पहले मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा। हम न्यूमेरिकल नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आखिर में न्यूमेरिकल नंबर 1 करवाऊँगा मैं। ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 मैंने क्या कहा, हमें सिर्फ x से कंसर्न है। तो अब हम ढूंढते हैं यहाँ पर x के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट C14 एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इज़ अबाउट 0.20। ठीक है। इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। क्या कह रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट C14 एक्टिविटी जो मेजर की जा सकती है वो 0.20% है, यानी कि इतनी एक्टिविटी तो मेजर की ही जा सकती है, जो यानी कि कम से कम इतनी एक्टिविटी ज़रूर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, C14 की, ताकि हम उसकी लाइफ निकाल सकें। खैर, द C14 इफ़ C14 इज़ यूज टू डेट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो कितना पुराना है ये निकालने के लिए C14 को अगर यूज़ किया जाए, मतलब ये सारी बातें जो है ना वो इसमें से द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड विद इन हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि एक तो हमें टोटल टाइम निकालना है और दूसरा हमें जो x के लिए वैल्यू दी हुई है ना, x के लिए वैल्यू या तो आपको इस तरह डायरेक्ट दी हुई होगी परसेंटेज में, ठीक है, 20%, 0.20% दी हुई है, 0.20%, या तो इस तरह डायरेक्ट दी हुई होगी, या आपको नंबर डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट पर टाइम इस तरह करके दिया हुआ होगा। ठीक है ना, डिसइंटीग्रेशन पर टाइम पर यूनिट टाइम पर ग्राम इस तरह करके दी हुई होगी। वो कैसे निकालना है वो मैं जब आएगा न्यूमेरिकल तो आपको बता दूंगा। फिलहाल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 में भी और न्यूमेरिकल नंबर 3 में भी इसी तरह से परसेंटेज की फॉर्म में दी हुई है। तो बताएं अब कितनी आसान सी बात है, परसेंटेज में इसको सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। x इक्वल्स टू 0.20%। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो 0.20 डिवाइड बाय 100 अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.20 डिवाइडेड बाय 100। सही है, 0.20 डिवाइड बाय 100। तो आंसर आया है 2 × 10⁻³ लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसको सिंपल ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो शिफ्ट दबाकर ये वाला ENG वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में 0.002। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए, वरना साइंटिफिक नोटेशन में भी पुट कर लें, कोई मसला नहीं है, 0.002। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, डिसइंटीग्रेशन का रेट आ गया है हमारे पास, तो x की परसेंटेज कन्वर्जन आ गई है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है। तो मैंने आपको कहा था कि दो ही फार्मूले याद करने हैं आपने। एक तो फार्मूला क्या है हमारे पास, टोटल टाइम किसके बराबर होता है, n × t हाफ। ठीक है, और यहाँ n हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ,
तो n के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें टोटल टाइम निकालने के लिए टी हाफ पता होना चाहिए। टी हाफ तो हमें यहाँ पर डेटा में मैं लिख देता हूँ, टी हाफ तो हमें पता है कि क्या होता है, टी हाफ की वैल्यू फिक्स है और वो मैंने आप लोगों को याद करवा दी है। वो क्या है, 5730 ईयर्स। ये किसकी है हाफ लाइफ, ये कार्बन 14 की, ये तो फिक्स है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें पता करनी है वो क्या है, टी हाफ पता है, एन नहीं पता, एन निकालना है। एन निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। एन निकालने के लिए क्या फार्मूला है, लॉग एक्स ओवर लॉग हाफ, ठीक है। तो बस इस फार्मूले में हम क्या कर लेंगे, एन निकालेंगे इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके। तो अभी आपके सामने क्या करेंगे हम, फॉर, यहाँ हेडिंग बना लेते हैं, या अगर चाहें तो सॉल्यूशन में पहले तो हम लिख देते हैं यूजिंग फार्मूला, ठीक है। असल तो हमें क्या निकालना है, टी, तो टी की इज इक्वल्स टू, टी का क्या फार्मूला है, एन इंटू टी हाफ। लेकिन हमारे पास यहाँ एन नहीं है, तो हम अब सब हेडिंग बना लेते हैं फॉर एन। एन के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है, एन इज इक्वल्स टू लॉग एक्स ओवर लॉग हाफ, हाफ यानी कि 0.5। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आंसर, लॉग x की जगह क्या पुट कर देंगे आप, लॉग 0.002, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉग 1/2 लिखें या 0.5 लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। अब आपके सामने ये मैं कैलकुलेटर में इसको वैल्यूज़ को पुट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या लिखा, लॉग 0.002 ब्रैकेट क्लोज, नीचे आ गए लॉग 0.5, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 8.96, 8.965, 8. n इज इक्वल्स टू 8.965। ये आ गई हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइव्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ हाफ लाइव्स 8.965 आ गई। अब इसको हमने किस फार्मूले में पुट करना है, इसको हमने ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर देना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन या फार्मूला, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा t इज इक्वल्स टू, n की जगह मैंने आपको क्या बताया, n की वैल्यू पुट कर देंगे 8.965 इंटू टी हाफ़ की वैल्यू फिक्स है, टी हाफ़ की वैल्यू क्या है 57, ये आपको याद करनी पड़ेगी, कांस्टेंट वैल्यू है 5730, क्योंकि इसी के ज़रिए कार्बन 14 की हाफ़ लाइफ के ज़रिए ही हम किसी भी सैम्पल की डिसइंटीग्रेशन निकालते हैं या टोटल लाइफ निकालते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8.965 मल्टीप्लाई बाय 5730 और आंसर आपके पास आ चुका है 51369। t इज इक्वल्स टू 51369। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई टोटल ईयर्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा आंसर वेरी इसलिए हो रहा है क्योंकि वैल्यूज़ पुट करने में हमने कंप्लीट वैल्यूज़ पुट नहीं की। अगर हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिखते, ऊपर वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू अगर हम यहाँ पर इंसर्ट करते तो हमारा आंसर एक्यूरेट आता। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये अगर हमारे पास इस वैल्यू को इज इक्वल्स टू, ये जो भी आंसर आया है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता डायरेक्ट किससे, 5730 से, तो ये मेरे पास आ रहा है 51373। आप देख सकते हैं 51373 जो कि इसके बिल्कुल क्लोज है, 57373, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे परेशान नहीं होना, तकरीबन ये इक्विवेलेंट ही कहलाएगा, 51373। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया। सिंपल, हमें क्या चाहिए, डेटा में से x चाहिए, क्वेश्चन में x की वैल्यू चाहिए। x पता चल गया तो उस x को हमने n के फार्मूले में पुट कर देना है, उससे हमें n पता चल जाएगा और n को मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ लाइफ ऑफ C14 से, तो हमारे पास
टोटल लाइफ आ जाएगी, टोटल टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा जो भी हमसे पूछा हुआ है। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 3 में भी बिल्कुल सेम यही काम करना है। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ इन न्यूमेरिकल नंबर 3 you can see how long will it take for 25% of the C14 atoms in a sample of C14 to decay। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपसे कहा सवाल में आपको सिर्फ x से मतलब होता है जब भी आपको टोटल लाइफ पूछी भी गई होगी। हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग का मतलब टोटल लाइफ ही तो पता करनी है। तो C14 मतलब x की वैल्यू से मतलब है। अब x की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट नहीं दी हुई, बेसिकली इन्होंने क्या दिया हुआ है, C14 की कन्वर्जन दी हुई है 25% ऑफ द C14 एटम्स। अब आपको पता है कि C14 के डिके से या C14 की कन्वर्जन से हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास फ़र्क किससे पड़ता है, सैम्पल कितना डिके हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो ऊपर आप देखें, ऊपर जो परसेंटेज दी हुई थी वो दी हुई थी स्मॉलेस्ट एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड 0.20%, यानी कि ये एक्टिविटी सैम्पल में हो रही है। जबकि इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक 25% ऑफ C14 एटम खाली मौजूद है, ठीक है ना। C14 एटम्स की इतनी परसेंटेज हमारे पास मौजूद है, जबकि जो एक्टिविटी होगी वो किसकी बिहाफ पर होगी, जो इसके रिमेनिंग जो सैम्पल मौजूद है उसके बिहाफ पर हम एक्टिविटी देखेंगे। और सैम्पल कैसे पता चलेगा कि कितना है, तो जाहिर सी बात है जब C14 25% है तो रिमेनिंग इसका क्या होगा, सैम्पल होगा। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 25% कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 75%। 75% क्या चीज़ है हमारे पास, सैम्पल की एक्टिविटी है, सही है। और हमें सैम्पल की एक्टिविटी से मतलब होता है। खैर, अब बाकी अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, और वही हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 25 टोटल लाइफ पता करनी है। यहाँ पर टोटल लाइफ के लिए कैपिटल T लिखते हैं हम। फिर अब हमने सॉल्यूशन में क्या करना है, अच्छा एक चीज़ जो फिक्स है वो भी हम लिख लेते हैं, T हाफ क्या होता है, 5730 ईयर्स। अब यहाँ पर भी क्या चीज़ है, यहाँ पर भी हमें सिंपल यही देखना है कि x तो हमें दे दिया है, फॉर्मूले 2 ही थे हमें पता, पहले हम डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं, यूजिंग फार्मूला। जब भी हमें टोटल लाइफ निकालने के लिए कहा जाएगा तो हमारे पास एक ही फार्मूला टोटल लाइफ का, T = n × T हाफ। अब T हाफ तो हमें पता है, फिक्स है वैल्यू, कांस्टेंट है, n नहीं पता। तो अब हम किसके लिए काम करने वाले हैं, अब हम n के लिए काम करने वाले हैं। तो हम लिख देते हैं फॉर n, और n का क्या फार्मूला होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, log x ओवर log हाफ, यानी कि 0.5। तो n = log, अब x की जगह हमने क्या पुट करना है, 75%, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75, ठीक है, 0.75। 100 से डिवाइड करके आप देख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाय 100 सॉरी 0.75, तो 0.75 यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाय log 0.5, हाफ का मतलब होता है 0.5, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, log 0.75 डिवाइडेड बाय log 0.5, आंसर आ गया 0.415। अब मैं इसको रब नहीं कर रहा क्योंकि फिर वरना मेरे आंसर में मिस्टेक होती है, तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ मैं पुट कर दूंगा नेक्स्ट के लिए। तो 0.415 मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, 0.415। n की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 0.415, ठीक है, लाइव्स, n फॉर लाइव्स। नाउ फिर हमने क्या लिख देना है, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ठीक है। अबव इक्वेशन क्या है, अबव इक्वेशन है T = n की जगह क्या पुट करेंगे, 0.415 इंटू T हाफ। T हाफ की वैल्यू फिक्स है 5730,
अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। मैंने आपको बताया था इसको रब नहीं करिएगा क्योंकि फिर आपके आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो इस वैल्यू को एज इट इज़ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बस किससे, 5730, ठीक है, 5730 तो 2378 आप देखते हैं 2378 2378 ईयर्स, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 2378 ईयर्स आपका आंसर आ चुका है। तो आपने देखा बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, बस हमें डेटा में से x चाहिए और x आपको पहचानना आना चाहिए। डायरेक्ट परसेंटेज अगर दी हुई है तो वो भी पहचानना आना चाहिए। अगर डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दी हुई, C14 की परसेंटेज दी हुई है तो आप उसको 100 में से माइनस करके जो सैम्पल है उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे और फिर उसके बिहाफ पर आप n निकालेंगे और n को पुट कर देंगे अपने टोटल लाइफ वाले फॉर्मूले में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4 में कह रहे हैं द कार्बन 14 डिके रेट ऑफ अ सैम्पल ऑब्टेन फ्रॉम अ यंग ट्री 0.296 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पर ग्राम ऑफ द सैम्पल एंड अदर वुड सैम्पल। अब यहाँ देखें आपको कोई परसेंटेज नहीं दी हुई, x की वैल्यू आपको इन अ परसेंटेज फॉर्म में नहीं दी हुई आपको, बल्कि x की वैल्यू किस फॉर्म में दी हुई है, एक इन्होंने ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर ग्राम दे दिया और एक ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर ग्राम दे दिया, ठीक है। ये यंग सैम्पल है, ये पुराना सैम्पल है, वो सारी बातें सेकेंडरी हैं। बेसिक आपको क्या चाहिए इस सवाल में से जब भी टोटल लाइफ निकालनी है, क्योंकि क्या लिखा है व्हाट इज़ द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एज जाहिर सी बात है टोटल लाइफ जो अब तक उसकी गुजर चुकी है वो निकालनी है। तो उसके लिए हमें ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो टोटल लाइफ के लिए हमें n चाहिए होता है और n के लिए हमें x चाहिए होता है। तो सिंपल वही बात है कि x कैसे निकालेंगे, तो इसका x निकालने के लिए जब भी आपको डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर टाइम दो वैल्यूज़ में दिया हुआ है, जैसे ऊपर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जब हम करेंगे उसमें भी इसी तरह ही दिया हुआ होगा, तो वहाँ हम फिर क्या करते हैं, x कैसे निकालते हैं, वहाँ एक x निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, सॉरी सेकंड में लिखा हुआ है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर ग्राम, ठीक है ना। पर सेकंड पर ग्राम का मतलब होता है सेकंड इंटू ग्राम, नीचे डिवाइड में दोनों, पर का मतलब होता है डिवाइड, तो सेकंड भी डिवाइड में आएगा और ग्राम भी डिवाइड में आएगा डिसइंटीग्रेशन ऊपर, और नीचे भी डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जो दो वैल्यूज़ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर ग्राम वाली जो दो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं वो दोनों आएंगी। अब उसमें से कौन सी वैल्यू आपने ऊपर रखनी है कौन सी नीचे, तो याद रखिएगा हमेशा जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको आपने नीचे रखना है, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू को नीचे रखना है और छोटी वाली वैल्यू को ऊपर रखना है। तो छोटी वैल्यू क्या दी हुई है 0.109 ये फिक्स है, छोटी वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी और बड़ी वैल्यू हमेशा नीचे आएगी 0.296, ठीक है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर में हमारे पास आंसर आएगा 0.3682 ये आ गई है हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। अब इस x की वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, अभी हम सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें टोटल लाइफ निकालनी है, लेकिन फिर भी जो प्राइमरी बातें हमें फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो जो डेटा में लिखनी होती हैं वो हम लिख लेते हैं जल्दी से। t हाफ इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू है 5730 ईयर्स और t हमें निकालना है, ठीक है। सेम न्यूमेरिकल है, सेम इन्फॉर्मेशन है, बस x निकालने के लिए थोड़ा सा इन्होंने जो डेटा था वो डिफरेंट वे में दिया हुआ था, तो वही करेंगे हम। फॉर यूजिंग फार्मूला पहले लिख देते हैं हम, जैसे यूजिंग फार्मूला क्या पता है हमें कि टोटल टाइम या टोटल लाइफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ ऑफ C14, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर n, क्योंकि n हमें नहीं पता तो n के लिए अब फार्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर n के लिए क्या फार्मूला था, log x ओवर log हाफ, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, n इज इक्वल्स टू log x की क्या वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू हमें दी हुई है 0.3682 डिवाइडेड बाय log 0.5। अच्छा, अक्सर बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा सर आप हमने तो हमेशा जहाँ पर भी देखा है वो थोड़ा सा अलग मेथड से हुआ है, फार्मूला थोड़ा अलग से लिखा हुआ था, उसमें
n इज इक्वल्स टू 1/2 सॉरी x इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू द पावर n लिखा होता है, तो क्या ये मेथड एक्सेप्टेड है? तो बेसिकली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेथड बिल्कुल एक्सेप्टेड है ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर फॉर्मूले को पुट करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। log 0.3682 डिवाइडेड बाय log हाफ log 0.5, ठीक है। और यहाँ जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1.44 आपका आंसर आ रहा है, 1.441, ठीक है। तो 1.44 n इज इक्वल्स टू 1.44 लाइव्स आई हैं आपके पास n की वैल्यू। और फिर वही बात आप इसको क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू इन अबव फार्मूला, पुट द वैल्यू इन अबव फार्मूला या इक्वेशन लिख दें, मर्ज़ी आपकी। और अबव फार्मूला क्या था, t इज इक्वल्स टू n की जगह क्या पुट कर देंगे अब आप लोग, 1.44 इंटू t हाफ की वैल्यू क्या है, फिक्स है 5730। और फिर जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1.44 वाली वैल्यू तो एज इट इज़ लिखी है, बस हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5730 से, और अब आपके पास आंसर आ रहा है 8259। आप ये देख सकते हैं 8259, और यहाँ पर भी 8258 लिखा हुआ है, इतना थोड़ा बहुत फ़र्क चलता है, 8259 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा टोटल आंसर आ गया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। उसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली आपके पास पेपर में इन्हीं तीनों में से कोई एक न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1 का आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली हमें हमेशा जो है वो n की वैल्यू निकालनी होती थी, ठीक है ना। n की वैल्यू हमें निकालनी होती थी, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि log x ओवर log हाफ के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ लूँगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने n जो है वो हमें n के लिए ये इन्फॉर्मेशन देने के बजाय एक दूसरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है टोटल ईयर्स, यानी कि हाफ़ लाइफ। तो ये तो कार्बन 14 के तो फिक्स है, वो तो हमें वैसे ही पता होती है, ठीक है। दूसरी इन्होंने 12,900 ईयर्स ये दे दी है टोटल लाइफ, टोटल लाइफ आपको दे दी है यहाँ पर इन्होंने। और दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, दूसरी आपके पास टोटल लाइफ के अलावा हाफ़ लाइफ। तो अब आपको पता है कि n के दो फार्मूले हैं, एक तो n का ये वाला फार्मूला है ठीक है। बाकी अगर हम देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल लाइफ वाला भी तो एक फार्मूला है जिससे हम n निकाल सकते हैं। अगर आपको ये बात याद है कि t का ये वाला फार्मूला था टोटल लाइफ का, तो यहाँ से भी तो n निकाला जा सकता है। यहाँ से अगर मैं n निकालूँ तो उसके लिए क्या लॉजिक होगी कि टोटल लाइफ को मैं अगर डिवाइड कर दूँ हाफ़ लाइफ से तो n निकल जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने ये वाली लॉजिक अप्लाई करके n की वैल्यू दे दी है। हमें n निकालना, इस वाले फार्मूले से n नहीं निकालना, हमें इस फार्मूले से n निकालना है। यानी कि ये जितने जो तीनों नीचे वाले न्यूमेरिकल्स हैं ना, उसका थोड़ा सा रिवर्स मेथड इसमें यूज़ हो रहा है न्यूमेरिकल नंबर 1 में, तो इसीलिए मैंने इसको आखिर में रखा था। अब अगर आप देखें तो मैं आपके सामने इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि आप लोगों को और बात समझ में आ जाए। इन्होंने कहा है कि हमारे पास डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, यानी कि जो यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, डिसइंटीग्रेशन दी हुई है, आप इसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं, वो कितनी दी हुई है, 15.3 पर मिनट पर ग्राम, ठीक है। 1 मिनट में इतना जो एक्टिविटी हो रही है, 1 ग्राम 1 मिनट में इतनी एक्टिविटी कर रहा है, उसकी इतनी डिसइंटीग्रेशन हो जा रही है, ठीक है। अच्छा खैर, और दूसरा इन्होंने हमसे जो पहले आपको क्या होता था कि इस दो को लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 में एक तो ये वाली डिसइंटीग्रेशन आपको दी होती थी, और दूसरी इंटीग्रेशन आपको कौन सी दी हुई होती थी, जो दूसरी इंटीग्रेशन दी हुई थी, इन दोनों को हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। अगर आप यहाँ देखें तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर ग्राम, एक ये वाली डिसइंटीग्रेशन थी और एक दूसरी डिसइंटीग्रेशन हमें दी हुई थी 0.109, तो हमने इन दोनों को डिवाइड करके x निकाल लिया था। तो बेसिकली यहाँ छोटा सा काम क्या किया है इन्होंने यहाँ पर हमें जो है वो एक डिसइंटीग्रेशन दे दी है, और x भी हम यहाँ से निकाल लेंगे n की मदद से, और दूसरी डिसइंटीग्रेशन पूछी हुई है, ठीक है ना। एक डिसइंटीग्रेशन दी हुई है और दूसरी डिसइंटीग्रेशन पूछी हुई है, ठीक है। तो खैर, अब हम इस न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो डेटा दिए हुए हैं। एक तो टोटल लाइफ दे दी है कितनी, 12900,
ईयर्स, और एक हाफ लाइफ जो कि हमें वैसे भी पता ही थी वो दे दिए 5730 ईयर्स। अब करना क्या है, अब हमें n निकालेंगे हम, बोला तो नहीं है इन्होंने यहाँ पर निकालने के लिए, इन्होंने तो सिर्फ आपसे पूछ ली हुई है फाइनल डिसइंटीग्रेशन पूछ लिया। क्या कहा हुआ है कि हाउ मच डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन विल बी मेजर्ड फ्रॉम अ 1219, यानी कि फाइनल डिसइंटीग्रेशन पूछ लिया। ये इनिशियल डिसइंटीग्रेशन है, ठीक है ना, ये इनिशियल डिसइंटीग्रेशन है, फाइनल डिसइंटीग्रेशन पूछ लिया आपसे उन्होंने, ठीक है, वही पर मिनट पर ग्राम में। तो अब आपको मैंने बताया था कि डिसइंटीग्रेशन, बड़ी वाली डिसइंटीग्रेशन ऊपर होती है, छोटी वाली डिसइंटीग्रेशन छोटी डिसइंटीग्रेशन हमेशा ऊपर रखते हैं और बड़ी डिसइंटीग्रेशन हमेशा नीचे रखते हैं, और उसके ज़रिए हम जो x निकालते हैं वो सब लॉजिक्स में आप लोगों को बता चुका हूँ लास्ट न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, यहाँ हम सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालेंगे n, क्योंकि यहाँ हमने रिवर्स चलना है। n के ज़रिए हम x निकालेंगे और x के ज़रिए हम डिसइंटीग्रेशन निकालेंगे। फॉर्मूले वही दो हैं, फॉर्मूले कौन से दो हैं, एक तो वही था x = फाइनल इनिशियल डिसइंटीग्रेशन जो हमने पिछले सवाल में यूज़ की थी, ओवर फाइनल डिसइंटीग्रेशन, एक तो यही वाला फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला वही है टोटल टाइम वाला, वो जो मैं लिख लेता हूँ, यूजिंग फार्मूला टोटल टाइम = n × t½ अब यहाँ हमें टोटल टाइम के लिए नहीं हम इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं, अब हम यहाँ इस फार्मूले को n के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस फार्मूले से इस फार्मूले पे कैसे आएंगे वो मैं भी आप लोगों को लाकर दिखा दूंगा। फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, n के लिए इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं, तो n इधर ही रहेगा, t½ इधर आकर इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और फिर हम इस फार्मूले में n को लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं, t/t½ को डिवाइड कर देते हैं। t की वैल्यू क्या दी हुई है, t की वैल्यू दी हुई है 12900, डिवाइड बाय t½ की वैल्यू क्या दी हुई है 5730। जब हम इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 2.25, ठीक है ना। n किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को। तो अब देखिए यहाँ पर ये लाइव्स आ चुकी हैं, n की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x, ठीक है। अब x निकालेंगे हम, x का फार्मूला जो लॉग वाला फार्मूला लिखते थे उसी फार्मूले को अगर मैं लॉग उसमें से रिमूव कर दूं तो एक बेसिक सा फार्मूला बनता है ये, ठीक है ना, x = हाफ, यानी कि 1/2 रेज़ टू द पावर n। अब ये वाला फार्मूला हमें कब यूज़ करना होता है, ये वाला फार्मूला हम लॉग यानी कि लॉग के बगैर वाला फार्मूला, इसमें से लॉग हटाकर लॉग रिमूव करके कब हम यूज़ करेंगे, जब भी हमें इस तरह से ईयर्स दिए हुए होंगे, उसकी मदद से हम n डायरेक्ट निकाल लेंगे, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको इस तरह से लाइफ, टोटल लाइफ और हाफ लाइफ तो खैर पता ही होती है, टोटल लाइफ नहीं दी हुई, तो फिर आपने वही पुराना वाला मेथड यूज़ करना जो मैंने आपको पीछे बताया कि x निकाल कर फिर उस x को पुट कर देना है आपने किस में उस x को यूज़ करना है n निकालने के लिए, और फिर n को यूज़ करना है टोटल टाइम निकालने के लिए, जब टोटल टाइम पूछा हुआ होगा। दो ही कंडीशन हो सकती हैं, टोटल टाइम पूछा हुआ होगा या इस तरह से डिसइंटीग्रेशन पूछी हुई होगी। खैर यहाँ से अब हम x निकाल लेते हैं, देखें अभी इसी फार्मूले पे आने वाले हैं हम लोग। x निकालेंगे, x = 1/2 रेज़ टू द पावर n की जगह क्या पुट कर देंगे, n हमारे पास निकला 2.25। अब इसको मैं कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1/2 का मतलब बेसिकली होता है 0.5 रेज़ टू द पावर 2.25, ठीक है ना। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो आपके पास आंसर आ गया 0.2102, 0.21, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई जो नॉर्मली परसेंटेज में आपको दी हुई होती थी, आप उसको कन्वर्ट करते थे, यहाँ आपने डायरेक्ट निकाल ली है x की वैल्यू। और फिर अब ये फार्मूले पर आ जाते हैं जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस फार्मूले में हमें जो ऊपर वाली वैल्यू है वो दी हुई है और नीचे वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फाइनल डिसइंटीग्रेशन पता करनी है। तो कॉमन सेंस की बात है कि इसको हम उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, ये तो हमारा पहला आंसर हो गया, मतलब ये दूसरा आंसर है बेसिकली, पहला आंसर ये था, बुक में 3 आंसर्स लिखे हुए हैं तो हम अब क्या करेंगे, फाइनल डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, इनिशियल डिसइंटीग्रेशन
ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, इनटू एक्स। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल डिसइंटीग्रेशन क्या है हमारे पास? इनिशियल डिसइंटीग्रेशन है 15.3, ये दी हुई है, इनटू एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.21, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.21। ठीक है, वही डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 2 यानी कि 2 3 4 तो बिल्कुल सिंपल थे, उसमें एक जैसा काम था इसलिए वो मैंने पहले करवा दिया, और मोस्ट प्रोबेबली वही वाले न्यूमेरिकल आएंगे। और कैसे पता चलेगा कि ये वाला न्यूमेरिकल डिफरेंट है, न्यूमेरिकल नंबर 1 आ गया? कैसे पता चलेगा? जब आपको टोटल लाइफ दे दी गई होगी तो फिर आपने इस मेथड से करना है। टोटल लाइफ दी हुई होगी तो ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला, यानी कि एक्स्ट्रा नहीं है, फार्मूला तो वही वाला है जो लॉग की फॉर्म में था, अब यहाँ पर लॉग हटा दिया हमने तो वापस n पावर बन गया है। तो खैर ये एक्स्ट्रा फार्मूला आपको अलग से याद करना पड़ेगा उसके लिए, वरना अदरवाइज़ हमेशा x आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, उस x को आप पुट कर देंगे n के फॉर्मूले में, और फिर n के ज़रिए आप टोटल लाइफ निकाल लेंगे। ठीक है, जो तीनों न्यूमेरिकल्स एक जैसे थे, ये भी न्यूमेरिकल हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ये आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट इसके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल में, जो हमारा एक चैप्टर रह गया है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह नए जो न्यूमेरिकल्स के बाद जो थ्योरी है उसके ऊपर भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।